पप्पू यादव जिस प्रकार की सेवा भावना इनके मन में रही है, आप तमाम लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग 2024 में इतना रिकॉर्ड तोड़ मतों से इनको जिताकर यहां से भेजिएगा कि आप लोगों की आवाज को ये सदन में बुलंद कर सके। इनका जो 2019 का जो हार था वो बहुत ही चिंता की बात रही। ऐसे व्यक्ति यदि चुनाव हार जाएंगे तो सोचिए सेवा कौन करेगा इस देश में। इस देश में सरकारें तो कुंभकर्णी निंद्रा में सोई रहती है। एकमात्र व्यक्ति है पप्पू यादव जो लगातार सेवा में बना रहता है। इन्हीं बातों निवानी को भी अभिजीत जी गौतम को बुलाइए, अभिजीत जी को। अब आप हम लोगों के बीच पप्पू जिंदाबाद, पप्पू जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच। और मैं मधेपुरा की जनता और मधेपुरा को प्रणाम करता हूं। एक यहां से बीपी मंडल हुआ करते थे और आज अगर देश हिंदुस्तान बिहार के लोगों की बिहार के आदरणीय पप्पू यादव जी हैं। अब हमारे नेता आते हैं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। पप्पू जिंदाबाद।
भैया मेरे बापू जिंदाबाद 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 मधेपुरा का सांसद कैसा हो पप्पू यादव कैसा हो मधेपुरा का सांसद कैसा हो पप्पू यादव कैसा हो हमार प्रणाम स्वीकार करा गोर लागे छै इन्हों प्रणाम स्वीकार करा प्रणाम करे छिया बहुत बहुत हृदय से और इन्हें जे सब लोग खड़ा छो मुखिया जी बैठ जाइए मुखिया जी बैठा सौगर मुखिया जी बैठा बैठिए सर आप लोग प्रणाम सर प्रणाम प्रणाम गाजी प्रणाम प्रणाम ए नीरज हो यही काम प्रणाम प्रणाम क्या हाल से प्रणाम बैठ जाइए प्रणाम हम सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष और 2 विधायक रह गए लेकिन चूंकि लायक होना भैया नारा मत दीजिएगा हमारी बात बेटा बेटा बात तो सुनो इतनी बड़ी तादाद में सम्मानित यहाँ जनप्रतिनिधि सभी पंचायत के मुखिया जी पूर्व मुखिया जी सभी भैया आप लोग अभी बैठा रहे छात्र लोग बाद में बुला लेंगे हाँ ठीक है बुला लेंगे मैं बुला लेंगे आपका ले लेंगे सब कुछ आप भी सभी लोग पूर्व सरपंच साहब जिला पार्षद जी यहाँ जितने लोग भीतर हैं उससे ज्यादा बाहर है उससे ज्यादा मंच पे हैं हमारी आंगनबाड़ी की बहन आ रही है उन लोगों को भी बैठा दीजिएगा पीछे से आ रही है सब लोग बैठ जाइए मैं सबका स्वागत करता हूं ममता आशा आंगनबाड़ी कल पूर्णिया में थे परसों पटना में इसके लिए भैया आप लोग बैठ जाइए ना नीचे बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए सारे लोग बैठ जाइए जो लोग नीचे बैठ सकते हो बैठ जाइए नहीं बैठ सकते हो छोड़ दीजिए बैठ जाइए राजा जी बैठ जाइए युवा मोर्चा अध्यक्ष बैठ जाइए प्रमुख साहब बैठ जाइए गौतम बाबू बैठ जाइए नगर अध्यक्ष जी मनोज जी बैठ जाइए वार्ड काउंसलर साहब बैठ जाए भैया बेटा बैठ जाए जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष बैठ जाइए जितेंद्र जी बैठ जाइए इसमें डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष और डीलर साहब लोग भी सभी लोगों की एक उम्मीद है पीछे हमारी बहन लोग आके बैठ रही हैं इतना बड़ा तादाद है बाहर इधर भी हम बहुत हृदय से आभार प्रकट करेंगे अपने सभी हमारे जिला अध्यक्ष जी का मोहन मंडल जी का उनके साथ प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव मुखिया संघ के अध्यक्ष जी सम्मानित सभी मुखिया जी सम्मानित जो एकदम युवा तुर्क जिनके भीतर जज्बा है कि हमें कुछ करना चाहिए पंचायत को लेकर भले ही हमारी सरकार सौतेलेपन का व्यवहार करती हो उन्हें नहीं पता है कि महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक का जो स्वराज आंदोलन था जिन्होंने एक बड़ा सपना देखा जिसके बदौलत केरल से लेकर के राजस्थान पंजाब से लेकर हरियाणा यदि इन चारों महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है तो ग्राम स्वराज को लेकर हुआ और आज सभी लोग एक उम्मीद की आशा से पूरे बिहार के मुखिया जी बहन बैठ जाइए इधर बैठ जाइए इधर है कुर्सी बहन इधर बैठ जाइए कुर्सी पर हम आपकी बात करेंगे मैं आंगनबाड़ी वाली इधर कुर्सी है बैठ जाइए हम आपके साथ पटना में भी जा रहे हैं बहन बैठ जाइए तब नहीं बोलोगे हम आपकी बात बहन बैठ जा बेटा बैठ जा तोरा कहते कुर्सी से बेटा बैठ जा ना हमें बोलबा तोरा बारे
लगातार लड़ रहा छे, बैठा ना, बैठ जा बेटा, जाते तो हमार जिंदगी छो, जिंदगी के सुन भैया, बैठ जा, बैठ जाइए, नीचे बैठिए, लाइव चल रहा, भैया बैठ जा बेटा, बैठ, नोनो बैठ जा, बैठ जा भैया, बैठ जा बेटा, लाइव से पीछू बड़ बुजुर्ग छे, मुखिया जी सब लोग, बैठ जा बेटा, बैठ जा। आप हमारी बात सुनिएगा ना, मैं कैसे लड़ता हूं, आप बैठिएगा तब तो मैं बोल पाऊंगा, आप बैठिएगा तब ना हमको लगे बेटा। कल आप मेरी स्पीच सुनिए ना, परसों पट्टा का, कल पूर्णिया का, आप बैठ जाइए ना, कुर्सी पर बैठिए बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूं अपनी बहन से, आप कुर्सी पर बैठिए, मैं 4 दिनों तक आपके साथ पट्टा में रहूंगा बेटा, कुर्सी पर बैठ जाइए ना सब बहन, हम आपकी ही बात करेंगे ना, हम आपकी की बात करेंगे ना, तो बैठिए ना, आप सुनिएगा तो बैठ जाइए बेटा। यहां सम्मानित सभी ईश्वर तुल देवतुल बुजुर्ग, सभी गार्जियन, सभी अभिभावक, भैया आप बैठ जाइए, अच्छा बात नहीं, पीछे बड़े बड़े हैं, ठीक नहीं लग रहा, बैठिए भैया, बैठ जाइए, बड़े बड़े पीछे, या तो आगे आ जाइए, इस गली से हट जाइए, सारे बुजुर्ग बैठे हुए, अच्छी बात नहीं है भैया, इससे हट जाइए, नीचे बैठ जाइए, बैठिए, अच्छा नहीं लग रहा भैया, ये लाइव मत करिए प्लीज, बैठ जाइए। एक हिस्से में कुर्सी का आप लोग को बैठ जाना चाहिए था, ये वर्कर मीटिंग नहीं है, ये कोसी मधेपुरा के स्वाभिमान वाले लोग हैं, जो किसी के पिछलग्गू बन करके सामाजिक राजनीतिक जीवन नहीं जीते हैं, ये मधेपुरा और कोसी सीमांचल का स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने आया है। ये लड़ाई अधिकार को लेकर है, विकास को लेकर, ये लड़ाई एक बेहतरी को लेकर के, ये लड़ाई बेटा और मालिक के बीच की है। जब कोई एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनता है तो वो बनते ही मालिक बन जाता है, भगवान बन जाता है। पप्पू यादव तब भी बेटा था, तब भी सेवक था, 83 में भी, 90 में भी, और आज जब देश में हम एक बड़ी राजनीति की पारी, जब पूरी दुनिया भारत को देख रही है, तब देश की राजनीति में भी हम सिर्फ सेवक हैं, हम एक बेटा है, और हम कोसी सीमांचल को दुनिया का नंबर 1 बचपन से जो मेरा सपना है, और वो सपना रोड से और बिजली से नहीं है, मैं इसीलिए अपने बात से टू दी पॉइंट रखना चाहूंगा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन जिस तरीके से युवा मोर्चा, छात्र, महिला, अल्पसंख्यक, हमारे अध्यक्ष, अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, जितने प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ, हम शुरू करेंगे अपने सभी सम्मानित नेताओं का अभिवादन और अभिनंदन करके। अपने प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी इतने बीमारी के बावजूद, और हमारे नेता रामचंद्र बाबू विधायक, और हजारों मोटरसाइकिल से जो लोग दूर दूर से आए, चाहे वो उप प्रमुख साहब हो, प्रमुख साहब हो, चाहे सभी जगह के सम्मानित हमारे नेता हो, सभी पंचायत के नेता हो, चाहे हमारे राजा साहब हो, चाहे आलमनगर, चौसा, पुरेली, बिहारीगंज, उदा, किशनगंज, सिंहेश्वर, कुमारखंड, भैला, गमरिया, शंकरपुर, मधेपुरा, यह जो मधेपुरा का इतिहास है, चाहे वो हमारे शिवनंदन बाबू हो, चाहे हमारे बीपी मंडल जी हो, भूपेंद्र बाबू हो, चाहे हमारे किराय मिश्रा हो, चाहे हमारे धरती पर ललित नारायण मिश्रा जी हो, चाहे डूमरलाल बैठा हो, चाहे भोला पासवान शास्त्री हो, चाहे फनीश्वर नाथ रेणु हो, चाहे नक्षत्र मलाकार हो, चाहे विद्यापति कवि जी हो, जिस किसी ने मधेपुरा के सामाजिक विरासत को बनाया,
अब हमें हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है इस कोसी, जो सबसे ज्यादा कोसी आज सीमांचल के लोग अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं। मैं शुरू करना चाहूंगा, जो यहाँ अलग अलग संगठन के लोग भी आए, मैं शुरू करना चाहूंगा अपने मुखिया संघ के अध्यक्ष और सरपंच सचिव मुखिया जी और मुखिया संघ के अध्यक्ष जी। मैं बार बार कहता हूं कि बिना शक्ति के किसी को डर नहीं होता, बिना भय। कभी नीतीश कुमार जी ने विकास मित्र को 25,000 रुपया किया, विकास मित्र को नीतीश कुमार 25,000 रुपया क्यों किया? टोला मित्र को नीतीश कुमार जी ने 23,000 रुपया क्यों किया? इसीलिए किया कि नीतीश कुमार जी को दलित या किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलित या किसी से मतलब नहीं है। वोट की सियासत में सबसे ज्यादा टोला मित्र में राम जाति से एक व्यक्ति को हमने अपनी सहूलियत के कारण हम एक जगह पे थे और उनको हमने अपने राजनीतिक दल का एक स्टूल बनाया, अपनी आर्थिक रूप से उसको प्रभावित कर। उसी तरह विकास मित्र में लगभग एक ही व्यक्ति कोई आया तो उसमें सिर्फ सबसे ज्यादा 90% जो जाति हैं वो है हमारे मुसहर समाज में, जो एक ही विकास मित्र में आया उनको हमने देने का प्रयास किया, क्योंकि राजनीति में पासवान को लाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए टोला मित्र और विकास मित्र में हमने अपने तरीके से राजनीति करने की कोशिश की, राम के उत्थान के लिए नहीं, मुसहर के उत्थान के लिए नहीं। दुनिया में यदि सबसे ज्यादा किसी का आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो मुसहर है, सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो डोम है, सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो समाज का निषाद है, केवट है, गोरी है, मला है, शर्मा है, जोड़ा है, ततमा है, नुनिया है, चंद्रवंशी है, सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो समाज का। बहन आप चुप रहिए प्लीज, मैं पैर पकड़ता हूं, मैं बोलूंगा आपकी बात, मैं डेली कर रहा हूं आपकी। सबसे ज्यादा क्यों किया? मुखिया जी के ग्राम सभा पर सबसे बड़ा सवाल क्यों? मैं बहुत क्लियर बोलना चाहता हूं और पप्पू यादव से आप सच की उम्मीद करिए। हमारी राजनीति कभी भी झूठ के नींव पर नहीं होती है। आप किसको दें, किसको वोट दें, कौन जात है, ये जमात के लोग हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं ये मधेपुरा की सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता, जिसको A to Z कोई कहता है, कोई सामाजिक न्याय कहता है। लेकिन जब कभी किसी पार्टी का रैली होता है तो कोई कट्टर हिंदू हो जाता है, कोई कट्टर जाट हो जाता है, कोई इंसान नहीं होता। यह जो आज यहाँ लोग बैठे हैं वो इंसान लोग बैठे हैं, जो अपने अधिकार की बात करना चाहता है, अपने लिए जीना चाहता है, अपने सम्मान की बात करना चाहता है। कोई प्रधानमंत्री, MLA, MP छोटे जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि क्यों नहीं समझता, उसकी इज्जत क्यों नहीं करता? 4 दर्जन से ज्यादा मुखिया मरे हैं, 4 दर्जन मुखिया की घटना में पप्पू यादव अकेला गया। हमने हमेशा सवाल खड़ा किया कि यदि आप पैसे लेकर के जाने वक्त DM साहब आप पप्पू यादव माफिया अपराधी को और नेताओं के दलाल को आप राइफल दे सकते हैं, तो बिना पैसा का मुखिया को सुरक्षित रखने के लिए राइफल का लाइसेंस क्यों नहीं देते? मुखिया हो या एक्स मुखिया हो, उसको देने में आपको गुरेज क्यों है? क्यों हमारी ताली नहीं बजाइएगा? ये सवाल मैंने शुरू से रेज किया, क्यों नहीं हुआ? शिक्षक की बहाली चुनो आते क्यों होती है? और क्या वो शिक्षक की बहाली हम नीतीश कुमार जी से हमेशा हमने पूछा, यदि शिक्षक को बूथ पर शिक्षक प्रिजाइडिंग अफसर ना होते तो हमारी सरकार शिक्षक को भी सम्मान नहीं देती। सिर्फ डर के कारण औरों की बहाली क्यों नहीं हो रही? ममता क्या के बिगाड़? आंगनबाड़ी को आप स्वयं दर्जा दे दिए। आंगनबाड़ी में जो दलित और गरीब का बेटा पढ़ने जाता है, जाते ही उसको लगता है कि मैं पप्पू यादव के बेटे के सामने हमारी औकात क्या है, और आप उसको एक साधारण सा पिल्लू वाला
खिचड़ी खिला के भेज देंगे। आंगनबाड़ी का मतलब है हमारी बहन 2000 रुपया महीना देगी। आंगनबाड़ी में एक घर नहीं होगा। आंगनबाड़ी की बहन मेहनत भी करेगी, बच्चों की शुरुआत भी करेगी। ममता आशा रात में उठेगी भी, आम लोगों को लेके जाएगी भी। लेकिन ममता आशा आंगनबाड़ी सेविका रसोईया, हम हर मां और बहनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर किसी सरकार का नजर क्यों नहीं होता? आप निश्चित रूप से एक क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड टीचर को बनाइए। मैं बधाई देना चाहूंगा कि पहली बार हमारी सरकार देश में एक ऐसा एग्जामिनेशन लिया जिसमें क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, मार नहीं हुआ, और पहली बार बिहार में एक इतिहास रचा, और वो इतिहास था बीपीएससी के एग्जामिनेशन। लेकिन जब हम नियोजित एसएससी, एसटीटी, बीटीएटी, यदि मैं बात करता हूं उस पॉलिसी की, जब सरकार एक पॉलिसी बनाई थी, 4 साल जिनका जिंदगी सफर हो गया, जो सबसे पहले टीचर बने थे जब प्रमुख साहब और मुखिया जी के निर्णय पर स्वतंत्रता पर छोड़ दी गई, तब से लेकर के आज तक आपने कई पॉलिसी बनाई। और हमेशा हम चाहते हैं कि बीपीएससी के तहत एग्जामिनेशन हो, लेकिन इस मैदान में आप पूरा का पूरा मैदान में डेस्क बेंच लगाइए, सीसीटीवी कैमरा लगाइए। जो पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू भुइया, पप्पू चंद्रवंशी, पप्पू यादव, पप्पू कहार, पप्पू कमार, पप्पू कुम्हार, पप्पू नुनिया, पप्पू शर्मा, पप्पू जोल्हा, मोहम्मद पप्पू, जो गरीब का बेटा है, जो जीनियस है, वह टीचर क्यों नहीं बनता? क्या जिसके पास पैसा होगा 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख, क्या टीचर वही बनेगा? क्या नौकरी उसी को मिलेगी? क्या एक अच्छे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी? क्या जिसका बच्चा गरीबी में रह करके 4 साल पढ़ता है और वो बीपीएससी अच्छा एग्जाम देता है, नहीं बनेगा? मेरा सवाल सरकार से नहीं है, मेरा सवाल है पदाधिकारी से। जो पदाधिकारी जो कहते हैं चट मंगनी तट बिहार, मेरा सवाल यहां है कि आप चलिए एक अच्छा टीचर की आपने एक बहाली कर दी, हम बधाई देते हैं कि हम ऐतिहासिक काम किए। जो लोग जो दिल्ली में बैठ करके नरेंद्र मोदी जी, आपको 10 साल हो गया, 10 साल में किसी एक हिंदू का काम, किसी एक, कुछ लोग कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी किसी चीज की बात करते हैं। मैंने कहा एक काम करो, पप्पू यादव के परिवार की शादी पप्पू पासवान में, पप्पू राम में, पप्पू डोम में, पप्पू भंगी में, यदि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं तो फिर राम और सबड़ी का जूठा वहां हिंदू नहीं था। फिर वाल्मीकि और रामायण की कथा वहां हिंदू नहीं था। फिर रामायण और केवट की कथा वहां हिंदू नहीं था। फिर राम का पराक्रम, वो क्षत्रिय थे, वहां हिंदू नहीं था। आप आजाद हिंदुस्तान के बाद जब पूरी दुनिया आर्थिक आजादी की ओर गया, जब पूरी दुनिया इकोनॉमी की बात करता हो, तब हम हिंदुस्तान में और बिहार में जात की बात करते हैं। तब हम हिंदुस्तान और बिहार में हम कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं। तब 10 सालों के अंदर हम पहला सवाल नरेंद्र मोदी जी से करेंगे, आप 15 लाख रुपया का वादा किए, नहीं दिए। पप्पू यादव इस मंच से कहता है हमारी भागीदारी भी किसी सत्ता में हो गई, हम हर गरीब परिवार को पप्पू यादव 25 लाख रुपया रोजगार के लिए देगा, जिसका कोई सूद ब्याज हम नहीं लेंगे। आप वो 25 लाख रुपया देखिए, नेता जब कोई वादा करे तो समझिएगा 100% झूठ है, वो कभी सच नहीं बोलता। लेकिन पप्पू यादव, कोरोना में पूरी दुनिया खराब हो गई, पूरी दुनिया कोरोना में डर रही थी, हम कोरोना को डरा रहे थे, कोई घर नहीं बचा था जिस घर के आंसू हम नहीं पूछे जाके। पूरी दुनिया के बच्चे आ गए, बिहार का
बच्चा पूरे भारत में रोता रहा, एक एमएलए एमपी अपने जेब के पैसे से किसी मजदूर को नहीं लाया, कोटा से हमारे बच्चों को नहीं लाया। पप्पू यादव को 3 ट्रेन 1,87,000 पर 67 लाख रुपये में बाय चेक है हिम्मत नरेंद्र मोदी जी को तो पप्पू यादव से कहें, मैंने बाय चेक 3 ट्रेन भेजा, उसमें भारत सरकार की एक भूमिका नहीं थी, उसमें बिहार सरकार की एक भूमिका नहीं थी। पूरे बिहार के बच्चों को 1.25 महीने के बाद जब पूरा बिहार का मां रो के पागल हो गया, तब जाकर के हमें लाना पड़ा। पूरे बिहार में जब बाथरूम का पानी पीने पर मजबूर हो गया बिहारी, 100 किलोमीटर पैदल चलता था, जहां हर हाथ को 2,000 रुपया देना पड़ा। 34 करोड़ रुपया बाय अकाउंट हमने मजदूरों को भेजा, उसमें एक भी सरकार की भूमिका नहीं थी। और हर शहर में 10 से 20 बस भेज करके बिहारी और बंगाल यूपी के लोगों को हमने लाया। उस वक्त देश के नरेंद्र मोदी की भूमिका नहीं थी। हम हर दिन रात भी हम आ रहे थे। सरसी वाले को पता चला 3 जलसे के बाद कि पप्पू यादव आ रहा है, एक बेटा था हरियाणा में मार दिया, पूरा रोड जाम किया हुआ था कि पप्पू यादव आ रहा है। 1 बजे रात में पप्पू यादव क्या करता, कभी सोचिएगा। मेरी जिम्मेदारी थी, उसके घर में 3 जवान बेटी थी, उसके घर में 2 बच्चा था, जो मेरे छाती से लटके कह रहा था कि अब पापा नहीं रहे, हम जिएंगे कैसे। एक शर्मा था, एक ठाकुर था, और दोनों को एक बेटा था। मेरी जिम्मेदारी वहां नेतागिरी की नहीं थी, मेरी जिम्मेदारी वहां उस परिवार को बचाने और उसके आंसू पोंछने की थी। हमने वहीं पर एक बेटी को नौकरी पूर्णिया भीसी से कह के और दोनों परिवार को 50-50 हजार रुपया रोजगार के लिए तुरंत रात के 2 बजे दिया। मैं आपसे पूछना, ताली मत बजाइएगा, यह जो सवाल नरेंद्र मोदी का था, नरेंद्र मोदी जी रेमडेसिविर आप नहीं दे पाए, पप्पू यादव को देना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ऑक्सीजन आपने नहीं दिया, पप्पू यादव को देना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी आपके ही एमपी अपने घर में पूरा का पूरा हर एमपी एमएलए जिसका अस्पताल था 7 लाख रुपया लूटता था, 7,000 लाश को हम अकेला जलाए, अकेला दफनाए। मेरे मुंह पर पट्टी नहीं थी, सब घर में सोए हुए थे, और हर लाश को अकेला जलाकर। याद करिए मोदी जी, जब हम आपके एम्बुलेंस को निकालने गए थे तो आप लोगों ने मिलकर हमको 5 महीना जेल में बंद कर दिया, एक छोटे से रूम में। मेरा गुनाह यही था कि मैंने आप लोगों के अस्पताल को लूटने से रोका। मेरा गुनाह यही था कि मात्र 200 मीटर एम्बुलेंस जाने के लिए 1800 रुपया लेता था, हमने उसको रोका। उसके बाद ये हिम्मत हमें आती कहां से? ये हिम्मत आता है आपके संस्कार से, आपकी ताकत से। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पंचायत के जनप्रतिनिधि को, जिन्होंने अपने भाई की तरह जब भी मैं कोई संकट में परिस्थिति होती है, मधेपुरा, सीमांचल, पूर्णिया के लोग हमारे साथ बिना जात धर्म मजहब के खड़े होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी जी का है कि 10 सालों में कोई एक काम बीजेपी वाले हमको बता दो, सिवाय पाकिस्तान, सिवाय हिंदू मुसलमान, सिवाय राम अयोध्या, सिवाय मंदिर, सिवाय मस्जिद, सिवाय नफरत, सिर्फ एक मोहब्बत का नाम बता दो, कोई एक काम। हम किसानों की बात शुरू करना चाहते हैं। मोदी जी, क्या हुआ मंडी सिस्टम, क्या हुआ बाजार समिति, क्या हुआ वो कानून जब आपने वापस लिया? मैं वादा करता हूं, जिस दिन पप्पू यादव की सरकार में भागीदारी होगी, छोटी भी, हम किसानों को उद्योग का दर्जा दे देंगे। उसी दिन उसके अधिकार हम उसको दे देंगे। कोई व्यापारी या तो सरकार खरीदेगा मुनाफे पे, बाजार नहीं जाएगा किसान। मंडी हम तय करेंगे, हम बाजार समिति देंगे। नीतीश बाबू, मंडी खत्म हुई आपके रीजन में, बाजार समिति खत्म हुई आपके रीजन में। किसान और मंडी और बाजार समिति का
मां और बच्चों के तरह सवाल था। एशिया का सबसे बड़ा बाजार गुलाब बाग, उसको आप लोगों ने मिटा दिया। आपने सभी तरह के मंडी को मिटा दिया। आज अडानी और अंबानी का बड़ा बड़ा गोदाम बनता है और गांव में जाकर के औने पौने दाम में हमारे किसानों का खखड़ी कह करके लेता है और वो तिनगुन्ना में जाकर के बेचता है। क्या हुआ? है हिम्मत आपको? है मुझको हिम्मत? मैं एक एक किसान को दाम लगाने का अधिकार दूंगा। जितना उसकी लागत होगी उससे ज्यादा 20% उसके अनाज का दाम उसके घर पर दूंगा। उसको कभी भी हम सरप्लस या घाटे में नहीं रहने देंगे। हम हमेशा मुनाफे में उसके रोजगार को देंगे। हमारी लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी, आप मनरेगा को 228 रुपया कितना किया है भाई मुखिया जी? मनरेगा कितना है? 228। मैं जानना है भैया, मैं जानना चाहता हूं आपसे क्या 228 में किसी एमपी एमएलए का बेटा खाना खाएगा? किसी प्रधानमंत्री का बेटा खाना खाएगा? एक मजदूरी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 400 से 500 के बीच। जिस दिन पप्पू यादव आएगा, एक मजदूरी का प्रत्येक दिन का मजदूरी हम 600 रुपया प्रत्येक दिन करेंगे। छतरी के 12,000 रुपया हम एक दिन भी, जब तक 12,000 से 28,000 रुपया का इनकम एक परिवार का नहीं होगा। है कुब्बत हम में। जो आदमी बिना एमपी एमएलए बने, आपने हमको हरा दिया है मधेपुरा। पटना में बाढ़ आया, मुख्यमंत्री सोए रहे, नेता सोए रहे, एमएलए सोए रहे। 11 दिन पप्पू यादव नहीं सोया। आपके बच्चों को पटना से हम भेजे। आपके हर परिवार को दूध और रोटी रात दिन लेकर के सुबह से शाम खाना 11 दिन। एक दिन में 1 करोड़ से ऊपर का खाना, अरबपति से लेकर के हर व्यक्ति तक खाना पप्पू यादव ने पहुंचाया। कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचाया। है हिम्मत तो मुख्यमंत्री जी हमको कोई कह दे। सुशील मोदी उसी दिन भाग गया था, उसके गांठ को हमने दी। अरे ओ बीजेपी वाले, सब दिन आपने शहर में चुनाव जीता और आप पटना के भी नहीं हुए। आपके पास नगर निगम था, 40 सालों से आप पटना के भी नहीं हुए। आपके पास शहरी विकास मंत्रालय था, 70 सालों से आप पटना के भी नहीं हुए। अकेला पप्पू यादव को पटना वासी को खाना पहुंचाना पड़ा। ये कुब्बत आपने हमें दी। आपने जब हमें हरा दिया था, तब हम दुनिया को भोजन पहुंचाते थे। दोबारा जब विधायक बनने की बारी आई, हमें नहीं पता कि आप इंसान को क्यों नहीं चुनते। जो आपकी बात करता है, आपका पैर छूता है, जो आपके अलावे जीता नहीं है। नींद नहीं आता है पप्पू यादव को 42 सालों से। 38 साल मुझे सोए हुए हो गए। रात दिन मैं ढूंढता रहता हूं, कोई परेशान तो नहीं है। किसी को कोई वीडियो सीओ परेशान तो नहीं करता। मैं तो चैलेंज करता हूं। आपने जब हराया तो कोरोना आ गया। मेरे मुंह पर पट्टी नहीं थी, हाथ में ग्लव्स नहीं था, बस सिर्फ इंसानियत का जज्बा था, पागलपन था, जुनून था इंसानियत को बचाने की, पागलपन था हर घर को बचाने की। हम भूल गए थे, हमारे घर के लोगों ने हमें छोड़ दिया। हमें दीवार फान करके निकलना पड़ा और 5 महीने हम घर नहीं लौटे कि हमारे बच्चे को ना कुछ हो जाए। ना मेरे प्रिय को हुआ, ना मेरे गार्ड को, ना मेरे परिवार को, ना मेरी मां को, ना मेरी बेटी को, ना बेटा को, ना पत्नी को। हर दिन हमने सेवा की। 9 महीने जब वो थाली पिटवा रहे थे, पप्पू यादव दिल्ली के दरवाजे, दिल्ली के रोड पर पैसा बांट रहा था। ये कुब्बत मोदी जी आपको नहीं थी। ये कुब्बत भारत के एमपी एमएलए को नहीं था। जब आप चुनाव में 20 करोड़ खर्च करते हैं, जब आप मधेपुरा के नगर निगम में आप 4 करोड़ खर्च करते हैं, तो मधेपुरा के बच्चों को लाने के लिए आपके पास पैसा क्यों नहीं होता है? जब
होता है? क्या ये जिम्मेदारी एमएलए की नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी एमपी की नहीं है? नरेंद्र मोदी जी, आपका कोई एक काम, 2 करोड़ रोजगार में आपने 10 लाख रोजगार नहीं दिया। किसान 900 को मार दिया, लेकिन आप कानून वापस लिए, किसान को बर्बाद कर दिए। आपने रोजगार नहीं दी। आपने नोटबंदी के तहत पूरे भारत के किसानों और आम आदमी को बर्बाद कर दिया। कोई एक अच्छा काम मोदी जी आप बताइए, कोई एक अच्छा काम, कोई एक अच्छा काम। भारत की जीडीपी दुनिया का सबसे नीचे, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया का सबसे नीचे, भारत की जीएसटी सबसे खराब, भारत की पॉलिसी सबसे कमजोर। चाइना का नाम नरेंद्र मोदी जी आपकी हिम्मत नहीं होती है। आप पाकिस्तान का नाम इसलिए लेते हैं कि आपको राजनीति करनी होती है। मुसलमान का नाम आप इसलिए लेते हैं कि आपको वोट चाहिए। हर पार्टी सिर्फ वोट की सियासत करती है। मैंने कभी वोट की सियासत नहीं की। मैंने हमेशा रिश्तों की सियासत की। मैं हमेशा आवाम की सियासत किया। मैं हमेशा इंसानियत का सियासत किया। मैंने कभी जाति नहीं देखा। मैंने कभी किसी जाति को ठेस नहीं पहुंचाया। पटना में जादव नहीं थे, या तो लाला था, या तो बाइस था, या तो गरीब लोग थे, या तो ऊंची जात के लोग थे। जहां 11 दिन अपने मां की तरह मैंने सेवा की। कोरोना में मैंने जादव को नहीं, भारत के मुल्क के 60 शहरों में कोई ऐसा जाति धर्म मजहब के लोग नहीं होंगे जिनको मैंने रेमडेसिविर नहीं पहुंचाया, जिनको मैंने ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया। सिंगल आदमी है जो अपने कर्तव्यों के पद से नहीं विचलित हुआ। मोदी जी की कोई एक उपलब्धि भारत में, कोई एक उपलब्धि सिवाय अदानी और अंबानी के, कोई एक उपलब्धि, न रोजगार, न किसान, न महिलाओं का सम्मान, न महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, न बिहार का विशेष राज, न बिहार को विशेष पैकेज, न बिहार को क्या चाहिए कोसी को। यानी बिहार को विशेष राज चाहिए, बिहार को विशेष पैकेज चाहिए, तो कोसी को, सीमांचल को इकोनॉमिकल जोन चाहिए, इकोनॉमिकल स्टेटस चाहिए। हमको भी दीजिए आप आर्थिक आजादी। कोसी और सीमांचल को सबसे ज्यादा स्पेशल स्टेटस की जरूरत है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो कोसी है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो सीमांचल है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई अशिक्षित है तो सीमांचल है। दुनिया में सबसे ज्यादा पलायन करता है मजदूर तो सीमांचल और कोसी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी है दमा, हैजा, टीबी, कैंसर तो कोसी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार है तो कोसी है। एक फैक्ट्री नहीं है। हमारा सहरसा में पेपर मिल था, बेच दिया। मधेपुर में दूध मिल था, बेच दिया। बनमनपुर में चीनी मिल था, बेच दिया। पेपर मिल था, जूट मिल था, खत्म कर दिया। भागलपुर में सिल्क मिल था, 2 बंद कर दिया। एक भी पूंजी निवेश नहीं हुआ। बिहार के डालमिया नगर को बंद कर दिए। हमको चाहिए उद्योग के लिए पैसा। हम आपसे ये बात कहने आए, मोदी जी, आप देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे कि आपको दुनिया बदल देनी चाहिए थी। आपको लोगों ने हिंदू मुसलमान से नहीं अलग होने दिया। नीतीश कुमार जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आज ये बात कहने आया हूं कि पप्पू यादव, कोई एक आदमी हमको कोसी सीमांचल में बताएगा ना कि मैंने ऐसा कोई इंसान हो जिसको अपने से ज्यादा सम्मान नहीं किया। मैं कोई एक ऐसा छोटा आदमी, गरीब आदमी या हमारा बच्चा, हमारे उम्र का 14 साल का लड़का जिसको मैंने हाथ ना जोड़ा, कोई एक ऐसा परिवार जिसके लिए मैं हमेशा मजबूर नहीं हूं कि उसके लिए उसकी गहरी चिंता मेरे भीतर नहीं है। क्या मधेपुरा के में जो लड़ाई कभी बीपी मंडल, भूपेंद्र बाबू जैसे लोग, कभी विकास के पथ पर ललित नारायण मिश्रा ने जिस चीज को छोड़ा था, आप याद करिए, इसी जगह गडकरी ने कहा था कि एक आदमी सिर्फ पप्पू यादव, यदि पप्पू यादव नहीं होते तो आज इतना एनएच का जाल,
विजेंद्र जी भाग गए यहीं से, सुशील मोदी मंच से उतर गया, लेकिन गडकरी को रोका नहीं जा सका और उसने आके कहा कि पप्पू यादव की देन है। वो स्पीच सुनिएगा, ताली मत बजाइए। वो स्पीच, एक नहीं भारत का कोई ऐसा लोग, नेहा सिंह राठौर जो यूपी में काबा, वो कहती है कि पप्पू यादव से बड़ा भगवान मेरे लिए कोई नहीं। वो कहती है कि इस देश में यदि कोई इंसान है और कोई रियल में पॉलिटिक्स राजनीति सेवा करता है तो पप्पू यादव है। न्यूज 24 पर 3 दिन पहले हिंदुस्तान के सब लोग, लेकिन मधेपुरा के लोग कहते हैं कि आप जाति नहीं है। क्या मैं आपका रिश्ता नहीं हूं? मैं क्या आपका जाति नहीं हूं? क्या दूसरों जात की इज्जत करना और उसके लिए अपना सब कुछ लगा देना ज्यादा नहीं होता है? क्या दूसरों जात की सेवा करना और उसके आंगन का अपनी मां समझ लेना, गरीबों को, दलितों को, हर गरीबों की जिंदगी को मुस्कुराने का अवसर देने वाला पप्पू, क्या वो कृष्ण का जात नहीं हो सकता? कृष्ण ने तो सुदामा का सम्मान किया था, कृष्ण ने तो सबका सम्मान किया था। मैं क्या, यदि आपको ये गर्व नहीं है कि पप्पू यादव सुबह से शाम हर गरीबों का आंसू पोंछता है, हर इंसान के लिए खड़ा रहता है, हर भाई के लिए खड़ा रहता है? आप ताकतवर हैं मधेपुरा में, लेकिन जब भी आप पर कोई आफत आती है सबसे पहला आवाज मेरी होती है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे वो बीटीएट हो, एसटीएट हो। जब 6,000 रुपया मात्र तनख्वाह था टीचर का, 3 बार हम जेल गए, हमारे पीठ पर लाठी चली। इंजीनियरिंग का मामला हो, चाहे ममता हो, कई बार लोकसभा में ममता, आशा, आंगनबाड़ी के सवाल को मैडम रंजीत रंजन और पप्पू यादव ने मजबूती से उठाया। आप 5 करोड़ एमएलए को देते हैं, वह एमएलए को नहीं देकर के आप पंचायत को दीजिए, ताकि विकास पंचायत से होगा। मैं आपको सच कहता हूं, क्योंकि मुखिया जी के भीतर में डर होगा, ये दादा है, ये बाप है, ये पिती है, ये काका है, ये चाचा है, ये मामा है, ये नाना है। 2 मिनट में मुखिया जी को कह देगा कि हो लुटेलो बनेलियर है। 2 मिनट में बुजुर्ग कह देगा कि रे पप्पू पैसा जेलो की कर दी। एमएलए एमपी को कब बोलेगा? नहीं बोल सकता है। मैं चाहता हूं इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़िए, और मैं आंगनबाड़ी को कहना चाहूंगा कि आप 3 दिन आंगनबाड़ी ममता आशा चल रहे हैं, आपसे सरकार को डर नहीं है। आप सरकार को कहिए, यदि आप हमारा बेसिक तनख्वाह और वेतनमान नहीं किए तो आने वाले ये चुनाव तक ही डरेगा। चुनाव के बाद फिर आप लोगों को छोड़ देगा पेट्रोलियम। चुनाव तक जो कराना है करा लीजिए, चुनाव के बाद फिर भूल जाइए कि 25 में आप कुछ करा पाइएगा। आप जब 3 दिन पटना में रहिएगा, पप्पू यादव के तरफ से हर आंगनबाड़ी ममता आशा को खाना मेरे तरफ से फ्री होगा। हम खाना मेरे तरफ से आप लोग को चलेगा। आप लड़ाई शुरू करिए, आप सरकार को ताकत दिखाइए, आप मरने और लड़ने की जज्बा से जाइए, आप आवाज दीजिए। काम के बदले वेतनमान, यदि 10 बजे से 4 बजे पप्पू यादव काम करता है और हमको 1 लाख टका, हम तो बच्चों से ज्यादा काम करते हैं। मेरी तनख्वाह तो विधायक एमपी से ज्यादा होनी चाहिए। कहिए ना, उठाइए। हम तो कहते हैं टीचर का तनख्वाह यदि सही में बिहार के बच्चों का निर्माण चाहता है तो कम से कम 60,000 रुपया से ऊपर होना चाहिए, ताकि टीचर को कभी सोचना ना पड़े, अभाव में ना हो, डरा हुआ ना हो। टीचर का तनख्वाह इतना मिले ताकि दिन रात टीचर अपने किताब में पढ़े। पाठक जी ताली मत बजवाइए,
ताली मत बजवाइए। आप जिस विभाग में गए वो विभाग डूब गया। आप शराब में गए, बर्बाद हो गया। घर घर शराब बकने लगा। आप बालू में गए, सारे माफिया बालू में चले गए। आप शिक्षा में आए हैं ना, 38,000 विद्यार्थी कॉलेज में नामांकन और 19 रूम, न लैब, न टेक्नीशियन, न बच्ची के लिए शौचालय, न पंखा, न कूलर, और 42% टीचर की बहाली नहीं है। हिम्मत पाठक जी, जितने टीचर की बहाली हुई है उसको एक बार मात्र 20 टीचर को आप एग्जाम दिला करके सीसीटीवी कैमरा में एक बार पास करवा के हमको दिखा दीजिए। दिखा दीजिए आप पास करवा कर। आप भाषण देते हैं, मात्र 15 से 20% टीचर ऐसा होगा जो जीनियस होगा। उसके बाद या तो पप्पू यादव का पैसा होगा। आप ताली मत बजवाइए। 11,000 जीडी कॉलेज में 18,000 बच्चे हैं, मात्र 9 रूम है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, बस टाइम पास करता। आप कहते हैं हाजिरी भर लो। अरे पाठक जी, हाजिरी भरा लेगा। जिस वक्त हाजिरी भरेगा सीसीटीवी का कैमरा ऑन का ऑफ कर देगा और हाजिरी भरा करके चला जाएगा। आप देख लीजिएगा। सिर्फ हाजिरी मत बढ़ाइए। आप बिहार के एजुकेशन की बात करिए। मैं जिस दिन आऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं, जितना पैसा लगेगा सरकार का लगाएंगे, लेकिन कोचिंग हम आने वाले बच्चों को फ्री देंगे। वैसा कोचिंग देंगे, जो कोटा में कोचिंग नहीं मिलता हो, वैसा कोचिंग बिहार में हम देंगे। हमारा संकल्प, हमारी लड़ाई इस मुद्दों को लेकर के है। हमारा लड़ाई जाति को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर के नहीं। हमारे भीतर जज्बा है हर घर के गरीबी बदलने का। हमें नफरत है गरीब सबसे। आपको क्यों नहीं नफरत है? आप क्यों नहीं गरीबी मिटाते हैं? मैं मिटा दूंगा। है मेरे भीतर जज्बा, जो बिना एमएलए एमपी के दुनिया की मदद कर सकता है। हर विषय पर जो खड़ा हो सकता है। आप कभी सोचिएगा, जिस दिन मधेपुरा, कोसी, सीमांचल के लोग मुझे अपने घर का बेटा मान लिए, उस दिन दुनिया का इतिहास क्या होगा? सोचिएगा। आज भी सरकार मोदी की हो या नीतीश जी की, सरकार जिसकी भी हो, नीतीश जी, अस्पताल में यदि 7 लाख रुपया किसी का बकाया है, आप भी फोन करिए, मैं भी करता हूं, सुनेगा पप्पू यादव की, आपकी नहीं सुनेगा। ये लिख लीजिएगा। नीतीश जी, मैं आज भी कह रहा हूं, इंस्पेक्टर राज है इस बिहार में। 2 राज है, और ये दोनों गुंडा राज से बड़ा। एक है इंस्पेक्टर, एक है नेता। नेता को औकात है किसी वीडियो कलेक्टर एसपी से बात करने की? पाठक जी, ताली बजवा लिए और मंत्री जी को बेइज्जत करते हैं। मैं तेजस्वी जी से कहना चाहूंगा कि जिस सरकार में मंत्री का सम्मान न हो, उस सरकार कमजोर हो जाता है। जनता का अपमान होता है, क्योंकि जनता वोट देती है आपको। कलेक्टर को वोट नहीं देता है कोई। कलेक्टर मालिक बन जाता है, एसपी मालिक बन जाता है। एसपी, कलेक्टर वीडियो नौकर है। मालिक कोई है तो जनता है भगवान। जिस दिन मैं आऊंगा, उस दिन नेता आपका सेवक होगा, कलेक्टर एसपी आपका नौकर होगा, जनता मालिक होगा। यही पप्पू यादव का राज है। मेरी लड़ाई यहां पर है। बेईमानी हो लेगी, कोई आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, सीआई, सीओ, कलेक्टर, बीडीओ, डीसीएलआर, एडीएम, कोई घर उजाड़ देगा गरीब का? पहले हम गरीबों को जमीन देंगे। मेरी औकात है। आज सरकारी जमीन भी कलेक्ट्रेट में जाकर के रजिस्ट्री हो जाता है। ये कहां से? सारा सरकारी जमीन, जाति जनगणना हुआ है ना,
जाति जनगणना में 63% है ना अत्यंत पिछड़ा 14% यादव है ना, तो दीजिए ना 14%, 63% भारत में अत्यंत पिछड़ा को मुख्यमंत्री दीजिए ना। भारत में 19% से 20% दलित को मुख्यमंत्री दीजिए ना। 17% मुसलमानों को मुख्यमंत्री। जाति जनगणना का मतलब किसी जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। 10% आरक्षण ऊंची जात को दिया गया, ये सही था। यदि वो सही था तो 63% अत्यंत पिछड़ा को आरक्षण बुलाइए। नीतीश कुमार जी विधानसभा और जो नंबूद्रीपाद तमिलनाडु में अलग और मुदरई में जो 63% से 67% आरक्षण किया गया, आप पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को 63% करिए ना। मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं एक एक गरीबों को 1 बीघा जमीन। आपके पास तो आ गया, किसके पास कितनी जमीन है? यदि आप जाति जनगणना किए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी करिए मंत्रिमंडल में करिए। डिप्टी सीएम ऊंची जात को भी दीजिए, मत गाली दीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है करिए भागीदारी। नहीं करेंगे, जिस दिन हम आएंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कर देंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन क्योंकि भारत में अब नौकरी नहीं मिलेगी, ना बैंक, ना रेलवे, ना किसी में सिपाही और टीचर के अब नौकरी किसी में नहीं मिलेगी। इसीलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण जरूरी है। मैं चाहता हूं नीतीश जी एक हिम्मत जुटाइए और भारत में जो आपने कभी किया था, महिलाओं को एकल पद पर, अत्यंत पिछड़ा को एकल पद पर, आज जरूरत है रोजगार में निजी क्षेत्र में आरक्षण की। आज जरूरत है 63% अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों को आरक्षण की। आज जरूरत है राजनीति में हिस्सेदारी और भागीदारी की। हम उसकी बात करें। हम चाहते हैं हमारी सरकार हो, लेकिन आप तो हमको ही अपना नहीं समझते। मधेपुरा में इतनी बड़ी ताकत, आप सरकार बनाते हैं मधेपुरा के लोग। मधेपुरा में इतनी हिम्मत है, कोसी में, सीमांचल में, ये 7 जिला, खगड़िया 8 और मिथिला का 4, ये 8 और खगड़िया 9। हम क्या मांगते हैं? हम कहते हैं मुझको विशेष पैकेज। हम कहते हैं मक्का और मखान की फैक्ट्री। हम कहते हैं मांस की फैक्ट्री। हम कहते हैं मधेपुर के तरह दूध की फैक्ट्री, गुजरात के तरह, क्योंकि डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा दूध कोसी और सीमांचल में, डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा मखान दुनिया में कोसी और सीमांचल में, डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा मक्का कोसी और सीमांचल में, डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा दलहन और तेलहन कोसी और सीमांचल में। दीजिए ना हमको बाढ़ से मुक्ति। क्या हुआ 10,000 करोड़ रुपया? क्यों मैं नहीं लड़ता हूं? क्यों मेरे भीतर लड़ने की हिम्मत नहीं है? क्यों मैं ईमानदार नहीं हूं? क्यों मैं गरीबों को देने की कुव्वत मेरे भीतर नहीं है? कहां है? क्यों मैं गरीबों की जिंदगी नहीं बदल सकता हूं? क्यों मैं आम आदमी के आंसू नहीं पोंछ सकता हूं? है हम में हिम्मत। मैं तो बैठिए मोहन जी, मैं कर सकता हूं। मेरी लड़ाई आपको लेकर, मेरी लड़ाई सियासत को लेकर नहीं है। जब भी मैं मधेपुरा आता हूं मैं दिल से टूट जाता। बस वही जाते, छोड़िए ना सर, नहीं खाना खा के जाएंगे, सबका खाना है सारे। नहीं, मैं 5 मिनट में बात खत्म करूं। सबका खाना है। शायद प्रशांत जी ने मुर्गा भात कर दिया। हमको आश्चर्य लगा जब हम सुबह सुने। भैया हमने कहा भात दाल, भातो दाल है, भात दाल तरकारी भी है अलग और मुर्गा भात भी कर दिया। यही हमको मंडल जी कहने आए। खाना हम तो 38 साल में खाना कभी नहीं खाए मंडल जी। हम तो आधो करछुल नहीं खाते हैं। हम तो कॉफी पे पी के रहते हैं, लेकिन लड़ने की हिम्मत तो हमारे ही भीतर है। खाना जो ज्यादा खाता है उसके भीतर क्यों नहीं? मैं इसीलिए
दूसरों के कंधों पर राजनीति करना मुझे नहीं आता। मैं आपके भरोसे जीना चाहता हूं। मैं आपके भरोसे दुनिया। आपने लालू यादव जी को बनाया है। हम कब कहते हैं कि आप लालू यादव जी को छोड़ दीजिए? आप नीतीश कुमार को बनाए, हम कब कहते हैं आप नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए? क्या लालू यादव, नीतीश कुमार जी की जो राजनीति आज 60 सालों से चल रही है, क्या उसमें नीति है? भैया आप हटिए तो थोड़ा। क्या उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच मधेपुरा का, पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव नहीं आ सकता? क्या हमारे भीतर यादव नहीं लिखा हुआ है? क्या मैं पिछड़ों का बेटा नहीं हूं? क्या मैं सभी जात का सम्मान नहीं करता हूं? मैं सर्वेश बाबू आपसे जानना चाहता हूं, आप लोगों के साथ सिर्फ सियासत के लिए सब राजनीति करता है। मैं जज्बात और इमोशंस के साथ आपके साथ राजनीति करता हूं। मेरा इमोशनल फीलिंग है आपके साथ, मेरा जज्बात का रिश्ता है आपके साथ। मैं इंसानियत का, मैं और लोगों की तरह जात को गाली देने का काम नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा रिश्ता आपको कभी पाक और साफ से कुछ लगा? मेरे रिश्ते में आपको कभी लगा कि हम दोनों एक मां के खून के तरह नहीं है? मेरे रिश्ते में कभी आपको लगा कि चंदन बाबू और आपके पिता में कोई फर्क है? हम तो चाहते हैं कि जो नए उम्र के जनप्रतिनिधि हैं वो आगे बढ़े, वो एमएलए एमपी बने। हम बन लेंगे। भीड़ हीरो नहीं बनाता, हीरो बनाता है मुद्दा, हीरो बनाता है विचारधारा। मैं जब कभी बुरे संकट में रहा, हमेशा जब हम पूर्णिया गए तो पूर्णिया ने कहा ये कौन है? बोला ये मेरा बेटा है। पूर्णिया ने कभी जाति नहीं देखी। पूर्णिया के पेट में रहने वाला कोक का कोई बच्चा, एक आदमी, चाहे वो शेरशाबादी हो, चाहे वो कुल्हैया हो, चाहे वो सुरजापुरी हो, चाहे शेख हो, पठान हो, खान हो, सैयद हो, चाहे ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, चाहे गोरी हो, केवरत हो, नुनिया हो, मला हो, चाहे गंगोत्री हो, कोई जात। वहां जादवों ने नहीं कहा कि पप्पू यादव आप गठबंधन से आइए। वहां जादवों ने नहीं कहा कि पप्पू यादव आपको गठबंधन, हमने क्या, हम गठबंधन के साथ नहीं है। जब जब लालू यादव पर हमला हुआ तब तब एक भी जदयू और राजद के लोग सड़क पर नहीं आए। तब तब नीतीश कुमार नहीं बोले, पप्पू यादव बोला। मेरा ट्वीट उठा के देख लीजिए, जब जब उस परिवार पर हमला हुआ पप्पू यादव सबसे आगे बढ़े। हमने गुनाह किया है? लालू यादव जी, आप अरुण यादव के यहां जो बलात्कार केस में था जा सकते हैं, वो आपका हो सकता है, लेकिन जिस साहबुद्दीन ने अपनी जिंदगी आपके लिए दे दिया, उसको दूध के मक्खी के तरह के छोड़िए पप्पू यादव। मैंने आपको हमेशा बाप के तरह देखा, लेकिन साहबुद्दीन को आपके लिए जिंदगी दी। क्या किया था साहबुद्दीन के बेटे ने? 12 घंटे के अंदर पुलिस चली गई। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं था उसके बाप के जाने के बाद उसके बेटे को सम्मान मिले? आप अरुण यादव के यहां जा सकते हैं। नीतीश जी, आप जो नफरत पैदा करता है जाति का, उसके यहां जा सकते हैं। पप्पू यादव तो कभी नफरत पैदा नहीं किया। हमने तो कभी किसी जात को गाली नहीं दी। हमने तो कभी किसी बाभन राजपूत भूमिहार को गाली नहीं दी। हमने तो कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे गलती हो, कभी कभी आज तक। फिर हमको स्वीकार क्यों नहीं? जब आप अकेले पड़े तो पप्पू यादव लाठी खाया। जब मोदी जी का हमला हुआ बीजेपी का, सबसे ज्यादा ट्वीट पप्पू यादव ने किया, सबसे ज्यादा। हमने कब कहा? मैडम रंजीत रंजन कांग्रेस में, हमेशा कांग्रेस के विचारधारा के साथ हम खड़े रहे। लेकिन जब हम मधेपुरा सहरसा आते हैं तो गठबंधन के अलावे दूसरी बात नहीं सुनते। काहे? गठबंधन से आप हैं कि आपसे गठबंधन है? मधेपुरा से दिल्ली है कि दिल्ली से मधेपुरा? मधेपुरा से पटना है कि पटना से मधेपुरा? ये बताइए। छोड़ दीजिए पप्पू यादव को, हम बन जाएंगे जहां बनना होगा हमको, लेकिन अपनी ताकत का एहसास कराइए, ताकि आपकी पहचान पटना में नहीं, पटना वाले आपकी पहचान मधेपुरा में करें। बताइए मुखिया जी, पूछे आपसे पटना वाला कि बताइए आप क्या चाहते हैं? बताइए प्रमुख साहब,
आपसे पूछे दिल्ली वाले, हम तो औकात बता के रखते हैं दिल्ली पटना का। जब भी हम एमएलए एमपी बने हैं, जो हमने चाहा वही किया। वैशाली को लाना था लाए, हम सफर को लाना था लाए, राजधानी को लाना था लाए, 14 ट्रेन हमने चलाया। कोरोना के बाद सहरसा से लेकर के सब ट्रेन बंद हो गया। क्या यहां के एमपी एमएलए को हिम्मत नहीं थी? क्या यह औकात नहीं था कि ट्रेन को रोका जा सके? जानकी नगर में जानकी हमने ठहराव किया था, बंद हो गई। राजधानी का ठहराव किया था, बंद हो गई। काहे? हम तो चाहते थे पूर्णिया में उपराजधानी बने, हम तो चाहते थे पूर्णिया में किसी भी कीमत पर हाईकोर्ट का बेंच बने, सहरसा में एम्स खुले, पूर्णिया और भागलपुर में एयरपोर्ट बने, बीरपुर में एक एयरपोर्ट बने। हम तो चाहते हैं कि पूर्णिया और कोसी सीमांचल का एक भी गरीब, 1,68,00,000 लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने, 1,68,00,000 सरकारी मुताबिक, और लगभग मौत से आते हैं। क्या ये ताकत का एहसास नहीं कराइएगा दिल्ली पटना को? मधेपुरा का भाग विधाता दिल्ली वाले नहीं, मधेपुरा का भाग विधाता यहां का युवा बने, यहां का बुजुर्ग बने, यहां की मां बने, यहां की बहन बने, यहां का गरीब बने। कोई तय न करे दिल्ली पटना, हिम्मत न करे आंख दिखाने की, डरे मधेपुरा से। जब आपका मंत्री को चपरासी नहीं पूछता हो, फिर आपको कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? एक मंत्री नया में बन के आए थे सहरसा में, उनके यहां एक बड़ा आया तो कुछ लोग तीरंदाज कर रहे थे, और अभी हाल फिलहाल उठा के जदयू के सबको छू। अरे भाइयों याद रखिएगा, एक तरफ जदयू और राजद का झंडा होगा, एक तरफ पप्पू यादव का झंडा। राजद और जदयू के झंडा से ज्यादा सम्मान पप्पू के झंडा को ना मिले बिहार और देश में, मेरे पैदाइश में फर्क होगा, हम उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मेरे झंडा का मतलब है आजादी, मेरे झंडा का मतलब है आम आदमी को सम्मान, मेरे झंडा का मतलब है आम आदमी की खुशी, मेरे झंडा का मतलब है भ्रष्टाचारियों का खात्मा, मेरे झंडा का मतलब है वीडियो और कलेक्टर राज का आतंक का मिटना। लेकिन झंडा लगाता कौन है ये बड़ा सा? क्या वो ड्रग्सी तो नहीं है? क्या वो हिंदू मुसलमान तो नहीं करता है? क्या किसी बाभन राजपूत को गरियाता तो नहीं है? क्या किसी दलित को गरियाता तो नहीं है? क्या किसी का ठगता तो नहीं है? पप्पू यादव के लोग किसी के जेब से पैसा नहीं निकाल सकते, पप्पू यादव के लोग जात पात नहीं कर सकता है, पप्पू यादव के लोग ईमानदारी से भूखा रोटी खाएगा। मैं जब हूं और मुझसे बड़ा बैंक इस देश में कोई नहीं, जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं बचेगा उस दिन अपनी किडनी और शरीर बेच देंगे, लेकिन इंसानियत को मरने नहीं देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूखे रहने आता है। इसीलिए हम आज जो ये विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन जो आप लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने, सभी मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, हमारे नेता, हमारे छात्र युवा मोर्चा, हमारे युवा शक्ति, सवारे सारे सम्मानित नेता और साथियों ने मिलकर, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड के पदाधिकारी, प्रखंड के नेता, दिन रात एक करके, पूर्व प्रमुख साहब, सब लोग, मैं यह ऋण जब तक जिंदा रहूंगा आपके परिवार का कर्जदार हो चुका हूं, ये मैं आपको कह देता हूं। मैं यह कर्ज इस जन्म में नहीं उतार पाऊंगा। आप हमेशा हमको अकेला जब होते हैं तो ताकत देते हैं, और ये ताकत दिल्ली पटना वाले के लिए है कि आप डरिए जनता से, आप डरिए गरीब से। आप विधानसभा में मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री बन के मत डराइए। आप जाति का गठबंधन बन के सिर्फ राजनीति मत करिए। आपको कोसी की आजादी देनी होगी, यही मेरी लड़ाई है।
कोसी को विशेष स्टेटस देना पड़ेगा। हमें चाहिए कुर्सेला से रुपौली, भवानीपुर, बिहारीगंज, बड़ा मुरलीगंज होते हुए भीमनगर। हमें चाहिए बिहारीगंज से बख्तियारपुर रेल लाइन। हमें चाहिए जो हमको मुख्यधारा में जोड़े। हम उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। दिन रात हमारे साथियों ने एक किया है। जो दूसरे दल में भी कुछ लोग थे जिनका व्यक्तिगत रिश्ता पप्पू यादव से था, वो भी चाहता है कि मेरा पप्पू जिंदा रहे। ये छोटी बात नहीं है मेरे लिए। इससे बड़ा, आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता। मैं सोता नहीं हूं कि आपको तकलीफ ना हो। मैं इसलिए मुझे नींद नहीं आती है कि कोई गरीब को कोई दबाए नहीं, कोई आंसू ना बहे। इसलिए मुझे नींद नहीं आता। इसीलिए मैं आज सरकार से कहना चाहूंगा और मधेपुरा में मैं कहना चाहता हूं, यदि मधेपुरा की जनता कहेगा तो मैं पैर पकड़ने को तैयार हूं। मैं तो कहता हूं कि आप दिल्ली, बंबई, पटना से पैंच उधार लाते हैं ना, आप वैसे लोगों को एमपी एमएलए बनाना चाहते हैं जो सिर्फ अपने परिवार और अपने कमाने दौलत से बाहर नहीं निकले, जो दिल्ली पटना में दलाली करने से जिसको फुर्सत ना हो। पप्पू यादव जब भी एमएलए रहा, मधेपुरा का कलेक्टर, एसपी से लेकर के हर आदमी कांपता था। याद है आपको कि भूल गए? कोई वीडियो किसी पदाधिकारी को कभी औकात हुआ? भूल गए 90 में वो 23 घंटा बिजली, भूल गए वो 91 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ जंग। मैं जिस दिन आऊंगा सारा जांच पप्पू यादव फ्री करेगा। एक भी जांच में किसी गरीब और अमीर को पैसा नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है आपको, मेरा वादा। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच, किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट, पप्पू यादव सरकार के पैसा पर करवाएगा। चाहे मिडिल क्लास के जितने गरीब होंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा। मैं चैलेंज है मेरा, यदि आप करा सकते हैं तो करा लीजिए। है हिम्मत तो करा लीजिए। है आपके पास, सबके पास विभाग। आज भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बेईमान और गलत डॉक्टर को डर सिर्फ पप्पू से है। आज भी दिल्ली और पटना में सेवा सिर्फ पप्पू करता है, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। इसीलिए ये मीटिंग विचार वालों की थी। ये मीटिंग माफिया और दलालों की नहीं। हर दल के आगे पीछे माफिया चलता है। फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो वाले, बालू और जमीन माफिया। मैं हिम्मत से कह सकता हूं, मेरे साथ सिर्फ विचार वाले जनप्रतिनिधि इंसान चलता है। मेरे साथ कभी किसी ने माफिया और अपराधी और गलत लोगों को आज तक नहीं देखा, और ना मैं कबूल करूंगा। मेरे साथ या तो गरीब होगा, मेरे साथ या तो इंसान होगा, मेरे साथ या तो ईमानदार लोग होंगे, मेरे साथ या तो वैचारिक लोग होगा, मेरे साथ या तो समाज के सेवक होंगे, मेरे साथ समाज के लिए जीने वाले लोग होंगे। मेरे साथ पदाधिकारी और नेता की दलाली करने वाला एक लोग नहीं होगा। एक लोग। ये तादाद, ये ताकत उसी की है। और आज इतनी बड़ी जमात आप जुटे हैं, ये किसी जाति का और किसी बड़े गठबंधन की रैली नहीं है। ये अडानी के पैसे की, अमित शाह जी रैली नहीं है जो आप आज गाली गलौज किए हैं मुजफ्फरपुर में। मोदी जी आपका लाया हुआ भाड़ा पर नहीं है। ये मेरे बेटे का सबूत है कि पप्पू यादव बेटा है। यह मेरा सबूत है कि मैं हर घर का भाई हूं। यह मेरा सबूत है कि मैं हर घर का सेवक हूं। यह मेरा सबूत है कि मैं हर घर का, आंगन का एक माली हूं। ये आपके अडानी और अंबानी का रैली नहीं है।
ये मेरे जात का नहीं, इसमें आधे से अधिक दूसरे जात के लोग, गरीब लोग, दलित लोग होंगे। लाने वाले लोग हमारे समाज के मजबूत लोग होंगे, लेकिन अपने से आने वाले लोग गरीब यूथ होंगे। इसीलिए यह दिल्ली, पटना से मैं आग्रह करता हूं, मैं मधेपुरा के धरती से चाहता हूं कि कोसी सीमांचल में हम आपसे, ना आपको कभी डरा है, ना मेरी कोई धमकी है, ना मेरा कोई आपसे सीट का शेयरिंग है। आपको यदि एक ही सीट देना है पप्पू यादव को, मैं आग्रह करूंगा आप दे दीजिए। नहीं देना चाहते हैं तय जनता करेगी। मैं आज आपके सामने कहता हूं कि मैं गठबंधन से लड़ना चाहता हूं। राजा वहां बैठे हैं, मैं तो रंग हूं, तय उसे करना है। मैं तो तब तक इन लोगों का पैर पकड़ता हूं जब तक कि आप हमको अपना बेटा नहीं समझते हैं। जिस दिन मधेपुरा और कोसी के लोग पप्पू को बेटा समझ लीजिएगा, उस दिन मोदी क्या 1 लाख मोदी से लड़ने की औकात पप्पू यादव। उस दिन नीतीश और लालू क्या 1 लाख नीतीश पैदा होगा, तब भी पप्पू यादव दुनिया पर भारी होगा। मैं सिर्फ डरता हूं तो सिर्फ आपसे, मेरा डर सिर्फ आपसे है। मेरा डर किसी पीएम और सीएम से नहीं है। मेरा डर इस देश के किसी अपराधी माफिया से नहीं है। हम दुनिया के अपराधी और माफिया से अकेले लड़ते हैं। मेरा डर किसी नेताओं से, किसी गठबंधन से नहीं है। हमें डर है तो सिर्फ अपनों से, सिर्फ मेरे ही जात से। दूसरे जात के लोग तो पागलों की तरह मुझसे मोहब्बत करते हैं। यदि कोई नहीं करता है तो वह है जादव। उसको आज भी जादव से ज्यादा तो लालू यादव पसंद, और यही खासियत है पूर्णिया में। वहां किसी को कोई पसंद नहीं है, सिर्फ पप्पू पसंद है। यही फर्क है, यही फर्क है पूर्णिया और कोसी। मैं चाहता हूं कोसी और पूर्णिया एक इतिहास लिखे। आप किसी ना किसी को एमपी बनाइएगा, आप किसी ना किसी को भेजिएगा। मैं यदि 2 सीट जीत के जाऊंगा तो मेरी हिस्सेदारी सरकार में होगी, और यदि 6 महीने के अंदर दुनिया का नंबर 1 कोसी और सीमांचल नहीं हुआ तो दोबारा पप्पू यादव राजनीति नहीं करेगा। ये मैं कह के जाऊंगा। हमको दीजिए ना कोसी और पूर्णिया, यही मैं भीख मांगने आया हूं। और दीदी, मैं आपसे कहूंगा, नीतीश कुमार आपके लिए करे ना करे, पप्पू यादव भाई के तरह हम में कुव्वत है आपके लिए जीने की भी, आपके लिए मरने के भी। और आपकी लड़ाई अकेला पप्पू यादव आर पार के साथ लड़ेगा। मैं आपको वचन देता हूं, चाहे वो जन वितरण प्रणाली वाला हो, चाहे वो सेविका हो, चाहे वो रसोईया हो, चाहे मुखिया संघ के अध्यक्ष जी और मुखिया जी, आपके ग्राम सभा की लड़ाई मैं मरकर लड़ूंगा, और आपके अधिकार को मैं कमजोर होने नहीं दूंगा। ये मैं वचन देता हूं आपको। इन्हीं सब जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद करेंगे मुखिया जी, बिहार बंद करेंगे। मैं बताऊंगा अपनी सरकार को, मैं आपके गठबंधन से नहीं डरता। मैं डरता हूं तो सिर्फ अपने घर से डरता हूं, आपकी ताकत से नहीं डरता हूं। ये पप्पू यादव को डराना बंद करिए। यही इस मीटिंग में मैं आया था। मैं पुनः एक बार आप सबको पैर छू के प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं हर पैर पर मैं हाथ रखता हूं, हर मां के पैर पर, हर मुखिया जी का सम्मान करते हुए, पूर्व मुखिया जी, पूर्व प्रमुख, पूर्व समिति, सरपंच साहब की लड़ाई, और वर्तमान मुखिया जी जो इस लड़ाई में अहम भूमिका थी, जो पटेल मैदान पट गया। आज आपका अभिनंदन, अभिवादन,
दीपावली और छठ की बड़ी मुबारकबाद। हृदय से मैं आपको मुबारक देता हूं। धनतेरस में आप एक झाड़ू जरूर खरीद लीजिएगा। मैं गरीब को कहूंगा एक चौबन्नी जरूर खरीद लीजिएगा और अपने पप्पू को अपना सेवक, अपना बेटा के तरह आंचल में रखिएगा। मैं सभी जनप्रतिनिधि से कहना चाहूंगा, अब ये क्या है भाई, ये क्या है? अरे भैया क्या भैया, मेरा ये सब